हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा एक लंबे गैप के बाद आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है और बायोटेक्नोलॉजी के बाद में हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी का। इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग जो नीट में इसका वेटेज देखते हैं तो नीट में इसके बहुत वेटेज हैं। इस यूनिट से पहले बिफोर 2006 जब सिलेबस चेंज हुआ तो पहले जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते थे, लेकिन अब वहाँ के पोर्शन से क्वेश्चन को कुछ कम करके और इस यूनिट के वेटेज को इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए जो एग्जामिनर हैं उन्होंने कम से कम 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन सिर्फ इस यूनिट से डालना चालू कर दिया, जिसकी वजह से इस यूनिट का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग को ये चैप्टर ये पूरा यूनिट जो है बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना होगा। ओके, इस यूनिट के स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद के जो 2 चैप्टर हैं यानी इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। ओके, तो हमारा जो पहला जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा सबसे पहले यूनिट कौन सा, इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी में हमने कहा 4 चैप्टर हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। तो फर्स्ट जो है वो चैप्टर है, सेकंड है बायोडाइवर्सिटी ये इकोसिस्टम, थर्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड फोर्थ है एनवायरमेंटल इशू। तो फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे इसमें इकोसिस्टम। थर्ड है इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, इकोलॉजी ए इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड फोर्थ है एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशू। देखिए बेटा, अगर ऑर्गेनिज्म यानी फर्स्ट चैप्टर से इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से अगर बात करें तो इसमें से आप मान के चलो कि कम से कम 2 to 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन। सेकेंड इकोसिस्टम, इसमें से 3 to 4 क्वेश्चन, और बायोडाइवर्सिटी में या मिनिमम इसमें भी 2 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में 1 to 2 और इससे भी 1 to 2 या 2 से 3 तक भी हो सकते हैं। तो आप देखो कि 3 क्वेश्चन भी अगर आप लोगे, इसमें से 3 इसमें से 3 6 क्वेश्चन, 6 और 1 7 और एक इधर 1 8 क्वेश्चन। तो मिनिमम आप मान के चलो कि 6 to 8 क्वेश्चन तो रहेंगे ही इस यूनिट से। और इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप एग्जामिनेशन के बिफोर 2 to 3 डेज पहले भी अगर आप इसका रिवीजन करके जाते हैं तो आपको मार्क्स आसानी से गेन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस देखो ये यूनिट में बहुत ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल बातें नहीं हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, मॉलिक्यूलर में या जेनेटिक्स में थी। इसमें बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो MCQ होंगे वो आपको बहुत दिमाग लगाना है, यानी सारी चीज़ें जब याद रहेगी तब इसके आपके MCQ बनना स्टार्ट होंगे। ओके, तो पहले इस चीज़ों पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा और इसके MCQ के प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की सारी टॉपिकों को अच्छे से एक बार पढ़ लो, दिमाग में रख लो, MCQ अच्छे से बनेंगे, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले चलिए बात करते हैं क्या है इकोलॉजी। ओके, देखिए अब हेडिंग है हमारा इकोलॉजी का मतलब हुआ कि जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो स्टडी है वो पॉपुलेशन या कोई भी एनिमल्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ में क्या इंटर रिलेशनशिप है, उसके स्टडी को ही हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। यह भी एक ग्रीक वर्ड है। ओके,
तो इलिगियोस एक ग्रीक वर्ड है, उससे बना है इकोलॉजी। ओके, तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इकोलॉजी के डेफिनेशन की, कि इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या कहता है। इट इज स्टडी ऑफ interrelationship between interrelationship between animals and their एनवायरमेंट। तो किसी भी एनिमल्स का और उसके आसपास के जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उनके बीच के क्या स्टडी क्या रिलेशन है, उसको स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। देखो जो टर्म इकोलॉजी है उसको सबसे पहले हैकल ये रेटर ने दिया था। टर्म इकोलॉजी एंड फर्स्ट ऑथेंटिक यूज्ड बाय अर्नस्ट हैकल। अब इसमें भी दो बातें हैं। जो टर्म इकोलॉजी है वह रेटर ने दिया, एंड फर्स्ट ऑथेंटिक यूज बाय, यानी कि इकोलॉजी का टर्म जो पहले सबसे पहले यूज जो है वह अर्नस्ट हैकल ने। लेकिन ये अलग अलग मॉड्यूल में या बुक में अलग मिलते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू अगर आप ट्रूमेंस चलोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ट्रूमेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑथेंटिक यूज बाय रेटर है एंड टर्म इकोलॉजी गिवन बाय अर्नस्ट हैकल है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रूमेंस अलग आकाश के मॉड्यूल में, और फिर आपका एलन के मॉड्यूल में ये चीजें इस हिसाब से होती हैं। यहाँ पे जो मैंने दिया है ये आकाश के मॉड्यूल से हैं ये दोनों। ओके, लेकिन अगर आप ट्रूमेंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ट्रूमेंस बुक के अकॉर्डिंग वो अर्नस्ट हैकल को कहता है कि टर्म दिया था और रीटर ने फर्स्ट यूज किया था। चलिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यू जो रहेंगे उसमें आंसर जो है वो रीटर के हिसाब से रहेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उसके हिसाब से दिया है। कुछ एमसीक्यू मैंने सर्च किया, देखा उसमें ये बातें आई। ठीक है, अब कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप हेडिंग देंगे, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म क्या है? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये सारी बातें जो हैं। अब देखो कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे एनवायरमेंट में यानी हम जो हैं, हम एक एनिमल हैं, तो हम किन किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हम और हमारा सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो सराउंडिंग एनवायरमेंट में क्या क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is organism पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद है कम्युनिटी, ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी, हाँ ओके, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप के बायोम एंड
बायोस्फीयर। ये देखा, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या है, तो वह है ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद में ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या होगा, कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, तब लैंडस्केप, बायो एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब वो सारा चीज, हम और हमारा एनवायरमेंट, सारा चीज एक साथ आ गए, तो उसको बायोस्फीयर। अब अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं वो देखिए। अगर आप एक एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हम अपने एनवायरमेंट में किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे एनवायरमेंट में क्या है, एयर है जहां से हम सांस ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। पानी पी रहे हैं तो वो क्या हो गया, हाइड्रोस्फेयर। एंड इस जमीन पे रहते हैं हम, तो वो क्या हो गया, लिथोस्फेयर। तो एक एनवायरमेंट में ये सब तीनों चीजें इंक्लूड होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। तो हम और हमारा एनवायरमेंट मिल करके क्या हो जाता है, बायोस्फीयर। तो पहले एनवायरमेंट, तो जब भी एनवायरमेंट की बात अगर होगी, आप ये समझ लो कि ये तीनों चीज इंक्लूड है एक एनवायरमेंट में। और जब एक पार्टिकुलर का नाम लेना होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस हम क्या कहते हैं कि प्लांट O2 लेता है, ये O2 देता और CO2 लेता है। तो O2 देना और CO2 लेना किसके बीच में, एटमॉस्फेयर से, वहां पे टर्म एनवायरमेंट नहीं लगाएंगे। तो एक पार्टिकुलर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। उसी तरह जब हम अभी बात किए इकोलॉजी की, इकोलॉजी में हमने आपको बोला कि हम और हमारा स्टडी क्या है, हमारा और हमारे एनवायरमेंट के बीच के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो हमारा और एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में हम तीनों चीजों से जुड़े हुए हैं, एयर से भी, वाटर से भी एंड लैंड से भी। तो इसलिए वो तीनों चीजें इंक्लूड होकर के डायरेक्ट हम क्या वहां पर बोलेंगे, एनवायरमेंट बोलेंगे। ओके, तो चलिए अब इसमें हम लोग जो हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये तीनों चीज है आ जाते हैं। अब देखिए उनसे मिले हुए चीजों के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, चलिए, बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी at level of organism। इकोलॉजी का सबसे बेसिक यूनिट है। अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसी चीज की बेसिक रूप में स्टडी करना है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पे हम लोग करते हैं कि इस पार्टिकुलर सराउंडिंग एनवायरनमेंट का इस पार्टिकुलर स्पेसीज पे क्या इफेक्ट हो रहा है, यानी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसी के स्टडी। तो ये बेसिक यूनिट होता है कौन, ऑर्गेनिज्म, किसका, इकोलॉजी का। ओके, वी अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी, वी अंडरस्टैंड physiology, behavior, distribution, and adaptation in relation to environmental condition। एनवायरमेंटल कंडीशन। अब नेक्स्ट आइए बेटा, पॉपुलेशन। एक पार्टिकुलर स्पेसीज के ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो वो हो जाता है उसका पॉपुलेशन। ओके,
जैसे हम लोग कहते हैं हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी ह्यूमन बींग्स के पॉपुलेशन बढ़े, तो एक पार्टिकुलर स्पेसीज के ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पहले तो देख लिए हम लोगों ने कि ऑर्गेनिज्म एक बेसिक यूनिट होता है, और वैसे किसी एक पार्टिकुलर स्पेसीज का ग्रुप जो है वो मिलकर क्या हो जाता है, पॉपुलेशन। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सम स्पेसीज, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ some species। ओके, फिर आइए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी की यानी कि वैसे वैसे कुछ पॉपुलेशन के ग्रुप जब आपस मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी। जैसे हम कहेंगे कि हमारे कम्युनिटी में, कम्युनिटी वर्ड किसी सोसाइटी में लगाते हैं, डैट मीन्स कि उसमें किसी एक रिलीजन के या किसी एक कास्ट के लोग नहीं हैं, यानी कहते हैं कि हमारे कम्युनिटी में, यानी ये पूरे ग्रुप के साथ मिल करके ये काम हो रही है। ओके, तो देखिए पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, population of different species present in an area, each biotic community has a specific composition and structure। स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इधर लिखता हूं, नहीं तो नहीं दिखेगा आपको, एंड स्ट्रक्चर। ओके, एग्जांपल पॉन्ड कम्युनिटी। तो पॉन्ड की कम्युनिटी में आप देखो, एक पॉन्ड अगर है तो उस पॉन्ड में जितने भी एक्वेटिक एनिमल के जो छोटे छोटे ग्रुप होंगे उसमें बहुत सारे स्पेसीज मिलेंगे। तो पॉन्ड कम्युनिटी की जब हम लोग बात किए तो उस पॉन्ड में रहने वाले बहुत सारे जो स्पेसीज हैं वो इंक्लूड हो गए, तो दैट इज द कम्युनिटी। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज एक पार्टिकुलर एरिया में जो है वो सारे ग्रुप मिल करके क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी, यानी बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए है इकोसिस्टम। Ecosystem, it is a segment of biological community. It is a segment of biological community and its physical environment and its physical environment both interacting and
both interacting and exchanging material. Exchanging material as well as energy, as well as energy. Example, pond इकोसिस्टम. देखिए बेटा, यहाँ पर फिर से आया पॉन्ड इकोसिस्टम. वहाँ पे पॉन्ड कम्युनिटी थी एग्जाम्पल में, यहाँ पर हमने लिया जानबूझ के कि पॉन्ड इकोसिस्टम. क्या कहता है कि इट इज सेगमेंट ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, या एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का सेगमेंट है, एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग. जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ए पॉन्ड कम्युनिटी में आपने क्या देखा कि एक पॉन्ड में अलग अलग स्पेसीज के ग्रुप हैं. तो कुछ जैसे आप देखो कि उसमें फिश होगी, हो सकता है वहां पे फ्रॉग भी हो, तो फ्रॉग क्या करेगा, फ्रॉग छोटी मछली को खाएगा. हो सकता है उसके पास में सांप भी हो, स्नेक हो, तो वो क्या करेगा, स्नेक फ्रॉग को खाएगा. एक दूसरे को खाने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं. सनलाइट पड़ रहा है तो कुछ वहां पे प्लांट भी हो सकते हैं, उस प्लांट से आसपास के जो एक्वेटिक एनिमल है हो सकता है उनको भी एनर्जी मिले. तो इस तरह से जो एनर्जी का एक्सचेंज यानी मटेरियल का एक्सचेंज, या फिर आप देखो कि कोई एक एक्वेटिक एनिमल अपना जो स्टूल डिस्चार्ज करता है उसको दूसरा एक्वेटिक एनिमल खा लेता है, तो वो भी क्या हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, यानी मटेरियल का एक्सचेंज है. तो वो सारा चीज मिला करके कम्युनिटी का मतलब कि सिर्फ ग्रुप ऑफ स्पेसीज एक एरिया का, और इकोसिस्टम का मतलब उनके सारे ग्रुप, यानी उसमें कम्युनिटी तो इंक्लूड हुआ ही, साथ ही साथ उनका आपस में जो किसी भी मटेरियल का, फूड का एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ, दैट इज द इकोसिस्टम. तो यहां पर ये इकोसिस्टम ये चीज होगी. ओके, अब आइए लैंडस्केप. लैंडस्केप, a unit of land, a unit of land, unit of land distinguished by natural, distinguished by natural boundary, distinguished by natural boundary and having patches of, and having patches of different ecosystem, example southern peninsula. देखो साउदर्न पेनिनसुला एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि ये नॉर्मल बाकी दूसरे एरिया से ये अलग है. तो वैसा एक पार्टिकुलर एरिया जिसकी एक अपनी पहचान है, जो एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट या एक पार्टिकुलर रीजन से वो डिस्टिंग्विश हुआ है किसी से, तो उसको कहते हैं हम लोग लैंडस्केप. तो क्या कह रहा है कि ये यूनिट ऑफ लैंड डिस्टिंग्विश्ड बाय नेचुरल बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री के थ्रू, यानी उसका एक अपना नेचुरल हैबिटेट है, उसका एक अपना नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से वो अलग है यानी डिस्टिंग्विश है. एंड हैविंग पैचेज ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी उसमें अलग अलग इकोसिस्टम भी हैं. तो साउदर्न पेनिनसुला एक पार्टिकुलर बाउंड्री हुआ, उस एरिया को हम लोग कहेंगे साउदर्न पेनिनसुला. और अगर वो एरिया है तो उस एरिया में अगर कोई पॉन्ड है तो पॉन्ड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल पार्ट है, कुछ जंगल है, फॉरेस्ट है, तो वो क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. तो उसके सारे चीज चाहे पॉन्ड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उस पार्टिकुलर रीजन का जो नेचुरली डिस्टिंग्विश है, सारा चीज इंक्लूड होकर के कहलाता है लैंडस्केप. ओके, फिर आइए इसके बाद में बायोम. बायोम क्या है, ए लार्ज रीजनल यूनिट, ए लार्ज
रीजनल यूनिट characterized by major vegetation type and associated major vegetation type and associated fauna found in a specific climatic zone तो एक लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फाउना फाउंड इन, यानी वह एरिया, उस एरिया के सारे प्लांट, उस एरिया के सारे एनिमल, यानी उस एरिया के जितने भी एनिमल हैं, उस एरिया के जितने भी कम्युनिटी हैं, उनका सारा इंक्लूड हो करके जो स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जैसे मैंगो के प्लांट को हम लोग कनाडा में नहीं लगा सकते, मैंगो प्लांट कहाँ मिलता है, सिर्फ इंडिया में है। तो इस वजह से इंडिया पाकिस्तान मतलब ये एशियाटिक रीजन के कुछ पार्ट में, तो वैसे चीज के लिए हम लोग, तो वैसे रीजन की वजह से वह क्या है, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन के हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ओके, बायोम के बाद में बायोम के बाद में हम लोगों को देखना है बेटा बायोस्फीयर। ओके, बायोम के बाद में बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल इनहैबिटेटेड पार्ट, बायोलॉजिकल इनहैबिटेटेड पार्ट ऑफ अर्थ, biological inhabited part of earth along with its environment। आ गई बात ना बेटा, यानी इसमें वो सारे कम्युनिटी या स्पेसीज, वो सारा चीज और उसके रिलेटेड एनवायरमेंट, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोम, वो सारा चीज मिल करके हो गया बायोस्फेयर। तो बायोम का मतलब वो सारे लिविंग स्पेसीज उस पार्टिकुलर रीजन के, वो सारे रीजन के। तो एक बायोस्फीयर में हम पूरा ये, यानी पूरा ये हम लोग अपने आसपास के पूरा चीज मिला करके हम लोग बायोस्फीयर में हैं। और इसी बायोस्फीयर में हमारा हैबिटेट और ये एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट वर्ड यूज किया मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों चीज आ गए। ओके, तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर की बात में देखिए, कुछ एरिया होते हैं जिसे हम लोग टेम्परेट एरिया के नाम से, यानी कुछ प्लांट टेम्परेट एरिया में मिलेंगे, कुछ प्लांट अंटार्कटिक एरिया में मिलेंगे, कुछ प्लांट ट्रॉपिकल एरिया में। तो ये एरिया, ये ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया का मतलब कैसे समझेंगे हम लोग, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर के हिसाब से उस एरिया का नाम दिया हुआ है। तो आप लोग एक ब्रैकेट में इस तरह से बनाएंगे, जैसे हो गया जोन, लैटिट्यूड, और मीन एनुअल टेम्परेचर,
एनुअल टेम्परेचर विंटर और वेजिटेशन। ओके, एंड वेजिटेशन, ये 5 चीज है, जोन, लैटिट्यूड, मीन एनुअल और आपका मीन एनुअल टेम्परेचर, विंटर और वेजिटेशन। ओके, अब देखिए इन चीजों में, देखिए 4 जोन में हम लोगों को देखना है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। तो पहले क्या है, ये हो गया ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का लैटिट्यूड कितना होता है, 0 से 20 डिग्री तक जाता है। कितना, 0 से 20 डिग्री तक रहेगा। और मीन एनुअल टेम्परेचर का मतलब कि लगभग पूरे साल का मिला करके एक एवरेज जो टेम्परेचर है, दैट इज मीन एनुअल। एनुअल मतलब पूरे साल के लिए। तो मीन एनुअल टेम्परेचर वो कितना है, तो यहां पर होता है अबव 24 डिग्री सेल्सियस। कितना, अबव 24 डिग्री सेल्सियस, यानी 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर था पूरे साल में। कभी कभी 40 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, लेकिन मीन एनुअल टेम्परेचर यानी 24 डिग्री से ज्यादा रहेगा। और विंटर नील, यानी विंटर सीजन लगभग ना के बराबर। वेजिटेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये हो गया इसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल 20 डिग्री से 40 डिग्री तक। कितना, 20 डिग्री टू 40 डिग्री तक इसका लैटिट्यूड, यानी उतने ऊंचाई से। और मीन एनुअल टेम्परेचर 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, क्योंकि 24 से ऊपर होगा तो वो ट्रॉपिकल में आ जाएंगे। विंटर सीजन मिड विंटर होता है, मिड विंटर। और सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं इसमें। सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, फिर है टेम्परेट। टेम्परेट की अगर बात करें तो 40 डिग्री से यह कितना, 60 डिग्री तक होता है, जो 7 से 17 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा। जो यहाँ पर 17 है तो यह 70 इसका लास्ट होगा। 70 से ऊपर रहेगा तो वो आ जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल में। विंटर सीजन, विंटर विथ सम टाइम स्नो, स्नोफॉल होते हैं। विंटर विथ सम टाइम स्नो। ओके, और मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं इसमें। मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट से शायद अगर आपको याद है, जिम्नोस्पर्म जब टॉपिक यानी 11th का चैप्टर जब पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां पर भी मैंने ये बताया था कि कॉनिफर यानी फर्न के बारे में या साइकेड्स के बारे में, या टेम्परेट रीजन में मिलता है ज्यादा। तो टेम्परेट रीजन उस समय आपको बताए होंगे हम कि 40 से 60 डिग्री। अब ये समझिए कि पूरे हमारे वर्ल्ड के इस एरिया को 4 रीजन में बांट दिया गया है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। तो एक लास्ट हो गया आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। ये जो होते हैं 60 से 80 डिग्री पे मिलते हैं, और इनका टेम्परेचर कितना, बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे रहेगा।
और सीवियर विंटर विथ स्नो। अगर विंटर सीजन की बात करें, सीवियर विंटर विथ स्नो, ठीक है, सीवियर विंटर विथ स्नो। और इसमें फॉरेस्ट आर्कटिक वेजिटेशन, आर्कटिक वेजिटेशन। तो अब क्या है यहाँ पर, ये जो 4 रीजन के जो नाम मैंने दिया है बेटा, उससे आपको ये देखना है कि ये जो रीजन है, जब कभी भी आगे के चैप्टर में, इसी चैप्टर में या आगे के चैप्टर में, कि हम बताएंगे कि ये जो है वो ट्रॉपिकल रीजन से, तो ट्रॉपिकल रीजन जैसे ही वर्ड लेंगे दैट मींस आपके दिमाग में ये चीज इंपॉर्टेंट है सबसे, टेम्परेचर, कि यानी उस एरिया का, यानी ये जो प्लांट है ट्रॉपिकल रीजन का है, मतलब यानी ये ऐसे एरिया में होता है जहां पर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। ओके, अगर बोले हम कि ये टेम्परेट रीजन का प्लांट है, या प्लांट या कोई ये एनिमल मैक्सिमम टेम्परेट रीजन में मिलता है, यानी ऐसे एरिया में मिलता है जहां का टेम्परेचर 17 to 24 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में आपको ध्यान में रखना है टेम्परेचर, एरिया का नाम और उसके टेम्परेचर, साथ ही साथ उसका लैटिट्यूड। देन आफ्टर ये करना है, आप कर सकते हैं। तो पहले ये 4 रीजन के हिसाब से यहाँ पर ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा है। इसी के बेसिस पर जो है आगे के चैप्टर में इनके नाम आते रहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो बातें हो गई हमारी, इसके बाद में हम लोगों को देखना है थोड़ा हैबिटेट के बारे में, बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में क्या होता है, और देन आफ्टर बायोम टॉपिक यानी सब टॉपिक बायोम हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखने के बाद में ना भाई, तो हाँ, यहाँ तक पहले हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में है आपको थोड़ा सा क्या खोजना है, हैबिटेट और नीश। दोनों हैबिटेट ही हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको थोड़ा सर्च करना है। ये चीज़ हम आपको बताएंगे कल नेक्स्ट क्लास में, लेकिन दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, फिर डिफरेंस क्या है, ये दो अलग अलग टर्म क्यों यूज करते हैं। अभी इकोलॉजी के टॉपिक में हम लोग हैबिटेट से ज़्यादा इस वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल नीच। बायोलॉजिकल नीच का मतलब क्या होता है, ये भी हैबिटेट का ही पार्ट है। अब देखो, इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी एक अर्थ का पूरा सरफेस एरिया को लेकर के चलेंगे और उसमें डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हम लोग उसका रीजन देखेंगे। तो वह होगा हमारा टॉपिक बायो। आज यहाँ के तक के टॉपिक में आपको पहले सर्च करना है थोड़ा, और जिन लोगों को मिले इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये हैबिटेट और ये नीच में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कि अगर आपको मिलता है कि एकदम बेसिक पॉइंट कि दोनों के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है। और आप इस चीज़ को मोबाइल पर सर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। उससे बेहतर है कि आप कोई बुक मॉड्यूल को खोजें और आपको डेफिनेशन तो मिल जाएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों के बीच का डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको बताना है। और ये आपको आज तक ही बताना है, आज शाम तक ही बताना है। ऐसा नहीं कि 5 दिन तक इसको सर्च कर रहे हैं, क्लास आगे की ओर बढ़ते चला गया तो उससे कोई फायदा नहीं होना। ओके, तो चलिए यहाँ तक की टॉपिक जो है वो आपको ये करके कंप्लीट करना है, और इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को हम लोग करेंगे, दैट मीन्स की हैबिटेट और नीश के बारे में हम लोगों को करना है। इसके बाद वही मैं कराऊंगा, दोनों का डेफिनेशन, और दोनों के डेफिनेशन के बाद में दोनों का डिफरेंस, और तब हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो। ओके, तो चलिए पहले यहाँ तक की टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। और इस चैप्टर का एमसीक्यू
जब कम से कम 50% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, या मैं जब आपको बताऊंगा, गाइड दूंगा कि अब आप एमसीक्यू स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बेसिक जान जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है एमसीक्यू का ही प्रैक्टिस है। क्योंकि क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के पैटर्न में ही आएंगे, और इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है और इसके एमसीक्यू को लगाना उतना ही टफ हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ के एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैबिटेट, नीच एंड बायोम के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।